क्लास 12 जीव विज्ञान का 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट लेकर के आए हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दोहरा निषेचन होता है शैवाल में, कवक में, अनावृतबीजी पौधों में यानी जिम्नोस्पर्म में कि आवृतबीजी पौधों में एंजियोस्पर्म में। दोहरा निषेचन किस में पाया जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर सही होगा चौथा, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, आवृतबीजी पौधे होते हैं, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन पाया जाता है। कि कैसे दोहरा निषेचन होता है? जैसे ये भ्रूण कोश हमने बनाया है, यहाँ पर प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं हैं या प्रतिमुख कोशिकाएं हैं, यहाँ पर द्विगुणित केंद्रक है, ये सहायक कोशिकाएं हैं और ये अंड कोशिका है। और इधर से मान लीजिए कि पराग नलिका आ रही थी तो इसमें 2 नर युग्मक थे, तो इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से, ये अंड कोशिका है और ये नर युग्मक है, नर युग्मक। तो जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित हुआ तो एक बार निषेचन हुआ और दूसरा नर युग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित होता है तो दूसरी बार निषेचन होता है। तो एक ही भ्रूणकोश के अंदर 2 बार निषेचन हो रहा है, इसे ही दोहरा निषेचन कहा जाता है। तो जितने भी आवृतबीजी पौधे होते हैं इन सभी में दोहरा निषेचन होता है या द्विनिषेचन पाया जाता है। फिर अगला है, विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए अथवा आरएनए, केवल डीएनए, केवल आरएनए, डीएनए एवं आरएनए। तो विषाणु जो होता है, देखिए जो भी विषाणु है तो उसमें या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक होगा, या तो डीएनए या तो आरएनए। तो डीएनए अथवा आरएनए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है। अगर श्वेत रुधिर कणिकाएं ज्यादा मात्रा में बनने लगती हैं, अधिक मात्रा में बनने लगती हैं तो क्या हो जाता है? तो श्वेत रुधिराणु यानी WBC, तो जब हमारे शरीर में WBC बहुत अधिक मात्रा में बनने लगते हैं, उनकी संख्या अधिक हो जाती है, तो कौन सा इसमें से रोग हो जाता है? सोचिए और बताइए। गा नंबर का प्रश्न है, तो इसका आंसर सही होगा ल्यूकेमिया यानी रुधिर कैंसर रोग हो जाता है। रुधिर कैंसर या ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। फिर अगला है, डीएनए का रासायनिक चाकू है। डीएनए का रासायनिक चाकू कहा जाए, रासायनिक चाकू कहा जाए, चाहे आणविक कैंची कहा जाए, चाहे रिस्ट्रक्शन एंजाइम कहा जाए, एक ही बात है। तो डीएनए का रासायनिक चाकू क्या होगा? कौन सा इसमें ऑप्शन? एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस जो होता है डीएनए का रासायनिक चाकू होता है। जो लाइगेज है ये डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम लिखिए। देखिए पहला हार्मोन हो जाएगा LH और दूसरा हार्मोन हो जाएगा FSH। जो LH है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो FSH है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर अगला है क्वेश्चन है, रुधिर समूह O वाली एक स्त्री का विवाह रुधिर समूह AB वाले पुरुष के साथ होता है, उनके बच्चों में कौन से रुधिर समूह होने की संभावना है? देखिए रुधिर समूह पर सारे वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख लीजिए। फिलहाल उनके बच्चों में A अथवा B रुधिर समूह हो सकता है या ब्लड ग्रुप हो सकता है, A अथवा B। फिर अगला है, दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी? दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी? तो देखिए अभी आपको समझाया था, एक बार फिर से जल्दी से बता देते हैं दोहरा निषेचन क्या है। देखिए ये भ्रूणकोश है, यहाँ पर प्रतिमुख कोशिकाएं, द्विध्रुवीय केंद्रक या द्विगुणित केंद्रक, सहायक कोशिकाएं और अंड कोशिका है।
जब इधर से परागनलिका आती है और इसमें दो नरयुग्मक होते हैं, जब एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है तो इसे निषेचन या सत्य निषेचन कहा जाता है, और दूसरा नरयुग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित होता है। एक ही भ्रूणपोष में दो बार निषेचन हो रहा है, इसीलिए इसको दोहरा निषेचन कहते हैं। दो बार कैसे निषेचन? देखिए, पहला नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयित हुआ तो एक निषेचन हुआ, और दूसरा नरयुग्मक ध्रुवीय केंद्रक से संलयित हुआ तो ये दो बार निषेचन हो गया एक ही भ्रूणपोष में, इसे ही दोहरा निषेचन कहते हैं। और फिर कहा गया कि दोहरा निषेचन की खोज किसने की? तो द्विनिषेचन की खोज नवासिन ने की थी। नवासिन ने द्विनिषेचन की खोज की थी। अगर निषेचन की खोज पूछा जाता तो स्ट्रासबर्गर ने की थी। स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की खोज की और द्विनिषेचन की खोज नवासिन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए में दो अंतर लिखिए। यहां आपको बता देते हैं, इधर लिखते हैं डीएनए, इधर लिखते हैं आरएनए। और पहला अंतर क्या होगा कि जो डीएनए है ये केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, जबकि जो आरएनए है ये कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रिका जो होती है, केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है, तो कोशिका द्रव्य वह केंद्रिका में पाया जाता है, जबकि यह केंद्रक में पाया जाता है। और अगर दूसरे अंतर की बात की जाएगी तो डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होते हैं, जबकि जो आरएनए है इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। यानी थायमिन की जगह पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन की जगह पर। बाकी सारे नाइट्रोजनी क्षार वही होते हैं। तो जो एडेनिन और ग्वानिन है ये प्यूरिन होता है, जो साइटोसिन और थायमिन है ये पिरिमिडिन होता है। ऐसे ही इसमें ये प्यूरिन है और ये पिरिमिडिन होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दो कहा गया था, दो हो गया है। फिर अगला है, फाइलेरिया रोग के रोग कारक जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। फाइलेरिया जो रोग है इसके रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखना है। देखिए, कारक और वाहक दो चीजें होती हैं, कारक और वाहक। कारक वो जिससे रोग पैदा होता है, वाहक वो जो रोग को फैलाता है। तो रोग कारक का नाम कहा गया है तो क्या होगा? वाउचेरेरिया ब्रैंकफ्टाई। ब्रैंकफ्टाई ये क्या है? रोग कारक होता है। और अगर रोग वाहक की बात की जाए तो क्यूलेक्स पाइपियंस मच्छर इस रोग का वाहक होता है, जिससे फाइलेरियसिस या फील पांव या हाथी पांव नामक रोग हो जाता है। फील पांव या हाथी पांव नामक रोग हो जाता है। तो इसका जंतु वैज्ञानिक नाम वाउचेरेरिया ब्रैंकफ्टाई हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, डीएनए में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए। पहला आप लिख दीजिए डीऑक्सी एडीनाइलिक अम्ल। डीऑक्सी एडीनाइलिक अम्ल। दूसरा लिख दीजिए डीऑक्सी ग्वाइनाइलिक अम्ल। और तीसरा आप लिख सकते हैं डीऑक्सी साइटिडाइलिक अम्ल। और चौथा आप लिख सकते हैं डीऑक्सी थाइमिडाइलिक अम्ल। तो डीऑक्सी एडिनाइलिक अम्ल, डीऑक्सी ग्वाइनाइलिक अम्ल, डीऑक्सी साइटिडाइलिक अम्ल और डीऑक्सी थाइमिडाइलिक अम्ल, ये डीएनए में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयां हैं। फिर अगला है, उपयुक्त उदाहरण के साथ सहोपकारिता की परिभाषा दीजिए। सहोपकारिता क्या होता है? तो देखिए, जैसे कोई दो सहभागी हैं तो सहोपकारिता में ये दोनों सहभागी लाभ लेते हैं। जितना लाभ इसको होता है उतना ही लाभ इसको होता है, और ये दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं, चाहे वो जीवित रहने के लिए हो, चाहे वो कॉलोनी बनाने के लिए हो, चाहे वो भोजन के लिए हो। हर चीज में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और दोनों को बराबर बराबर लाभ होता है। जैसे लाइकेन व साइकस की प्रवालाभीय जड़ें, ये सहोपकारिता का उदाहरण है। ऐसे ही जो दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ ग्रंथियों में जो राइजोबियम जीवाणु होता है, तो ये भी सहोपकारिता का ही उदाहरण हो जाएगा।
फिर अगला है उन सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनसे साइक्लोस्पोरिन ए यानी प्रतिरक्षा निषेधात्मक औषधि तथा स्टैटिन यानी रुधिर कोलेस्ट्रॉल लघुकारक कारण को प्राप्त किया जाता है। यानी उन सूक्ष्मजीवों के नाम बताना है जिनसे साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन को प्राप्त किया जाता है। तो आपको बता दें, जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये ट्राइकार्डिया पोलीस्पोरम से प्राप्त किया जाता है। ट्राइकार्डिया पोलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त किया जाता है। और अगर स्टैटिन की बात करें तो स्टैटिन जो है ये मोनेस्कस परप्यूरियम से प्राप्त किया जाता है। मोनस्कस परप्यूरियम से प्राप्त किया जाता है स्टैटिन। तो साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकार्डिया क्या लिखा है, पोलिस्पोरम से प्राप्त किया जाता है, और स्टैटिन किससे प्राप्त किया जाता है, मोनेस्कैसम परप्यूरियम से प्राप्त किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए। एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम में डीएनए कुंडली के कितने क्षार युग्म होते हैं। न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। इस तरह से एक अष्टक बनाइए और फिर यहाँ से डीएनए को ले लीजिए, इस तरह से घुमा दीजिए और इधर ये पीछे से घूम करके यहाँ निकलेगा ऐसे, और फिर ये वाला जो इधर निकला हुआ है ये इधर से घूम करके यहाँ निकलेगा ऐसे, इस तरह से निकाल दीजिए और फिर इन दोनों को ऐसे जोड़ दीजिए। ये लिंकेज है, ये हिस्टोन हो जाएगा, हिस्टोन, और ये अष्टक हो जाएगा, हिस्टोन अष्टक, और ये क्या हो जाएगा, ये डीएनए हो जाएगा। इस तरह से चित्र बना सकते हैं न्यूक्लियोसोम का। और फिर एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम में डीएनए कुंडली के कितने क्षार युग्म होते हैं कहा गया है, तो 200 क्षार युग्म होते हैं, 200 क्षार युग्म पाए जाते हैं। फिर अगला है, प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए ऐसे करके हमने प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाना बहुत ही आसान तरीके से बताया हुआ है। आप लोग हमारे चैनल से जाकर के देख सकते हैं, चित्र बनाया हुआ है प्रतिरक्षी अणु का, आप जाइए देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। देखिए शुक्रजनक जो नलिका है, इस तरह से आप शुक्रजनक नलिका को बना सकते हैं। चित्र इसका अगर एक को देखा जाए, ऐसे ही और भी बहुत सारा होगा, ये बना सकते हैं आप। तो एक में ये बीच बीच में सरटोली की कोशिकाएं होती हैं लंबी लंबी सी, ऐसे करके बना दीजिए। फिर यहाँ शुक्रजनक कोशिकाएं होती हैं, ये धीरे धीरे करके ये छोटी होती जाती हैं, ऐसे ही इसमें भी होगा, ऐसे ही धीरे धीरे करके ये छोटी होती जाएंगी। इसमें भी बना देंगे वैसे ही, फटाफट फटाफट। चित्र हमेशा आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, पेन का प्रयोग मत कीजिएगा। इस तरह से, और फिर ये छोटे जैसे से छोटे होते जाएंगे, इस तरह से छोटे हो जाएंगे, और यहाँ से फिर शुक्राणु बनने लगते हैं। इस तरह से ये शुक्राणु हो जाएंगे, इस तरह से। ऐसे ही इसमें 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 इस तरह से ये शुक्रजनक नलिका की संरचना बन जाएगी। फिर इसके बारे में बता दिए कि ये सरटोली की कोशिकाएं हैं, ये शुक्रजनक कोशिकाएं हैं, ये शुक्राणु हैं, और कैसे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर जो बाहर की तरफ अंतराली कोशिकाएं होती हैं, अंतराली कोशिकाओं को लीडिंग कोशिकाएं भी कहा जाता है, जिनसे नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, जो नर में द्वितीयक गौड़लिंगी लक्षणों का विकास करता है। सारी चीज़ें लिख करके बस पूरा क्लियर हो जाएगा आंसर ये। फिर अगला है, अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण क्या है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि को समझाइए। कि अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण क्या है। अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण ये क्या होता है, आपको बता दें। जो रानी मक्खी होती है, रानी जो मधुमक्खी होती है, रानी मधुमक्खी में अंडा जो होता है ये अर्धसूत्री विभाजन से बनता है, विभाजन से बनता है। रानी मधुमक्खी में जो अंडा है वो अर्धसूत्री विभाजन से बनता है, जबकि जो नर है, नर या ड्रोन जो होता है,
ड्रोन में जो शुक्राणु बनते हैं, अंडा क्या है, अर्धसूत्री विभाजन से बना, और जो ड्रोन होता है, जो नर होता है, उसमें जो शुक्राणु बनते हैं ये समसूत्री विभाजन से बनते हैं, समसूत्री विभाजन से बनते हैं। आपको बता दें कि नर का विकास अगुणित अंडाणुओं से होता है। नर का जो विकास है, नर का विकास अगुणित अंडाणुओं से होता है, अंडाणुओं से होता है, या अगुणित अंडाणुओं से अनिषेक जनन के द्वारा होता है। तो इसी क्रिया को अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण कहा जाता है। फिर मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की क्रिया बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है। मनुष्यों के लिए इसके 2 लाभकारी उपयोग लिखिए। ये जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक है, इसमें क्या किया जाता है, कोई एक जीवधारी है और दूसरा जीव इधर लिया जाता है, वांछित जीव। अब जिस जीन को चेंज करना है उस जीन को इधर से निकाला जाता है, और जो जोड़ना है उस जीन को इधर निकाला जाता है। यानी इसके डीएनए को ले लिया गया, किसी विजातीय जीव के डीएनए को इधर ले लिया गया है। अब इन दोनों डीएनए को जोड़कर एक नया डीएनए बनाया जाता है। यही नया डीएनए क्या कहलाता है, पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। नया डीएनए यानी किन्हीं 2 विजातीय जीवों के डीएनए को जोड़कर बनाया गया नया डीएनए ही पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। आप कहा गया कि मनुष्यों के लिए इसके 2 लाभकारी उपयोग लिखिए। तो देखिए, ये पुनर्योगज जो डीएनए है ये किसी वांछित जीव से बनाया गया है और वांछित उद्देश्य के लिए बनाया गया है। तो जैसे गाय है, गाय कम दूध देती थी, तो क्या किया गया कि इसका पुनर्योगज डीएनए दूध देने वाले जीन से चेंज कर दिया गया, जिससे अधिक दूध दे तो ये अधिक दूध देने लगेगी। मुर्गी कम अंडे देती थी तो अधिक अंडे देने लगेगी। ऐसे ही जैसे धान की फसल है, धान की फसल में क्या होता है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्या करते हैं, उसमें जो काई लग जाती है, जो नील हरी शैवाल लग जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी लग जाती है, बीजीए जो लग जाती है, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ब्लू ग्रीन एल्गी में जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाली जीन थी, उस जीन को निकाल करके धान के डीएनए से जोड़ दिया। तो अब इसमें जो धान की फसल, इसमें काई लगे यानी नील हरे शैवाल लगे चाहे न लगे, अपने आप ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है। तो इस तरह से इसके 2 लाभकारी उपयोग मैंने आपको बताए। फिर अगला है जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता की क्षति के 4 प्रमुख कारण लिखिए। देखिए, जीवों में पाई जाने वाली जो विभिन्नता होती है, जीवों में पाई जाने वाली जो विभिन्नता है उसे ही जैव विविधता कहा जाता है। जैसे एक तालाब ले लीजिए, तालाब में विभिन्न प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं, तो ये जैव विविधता ही तो है। इसी तरह से और भी आप पारतंत्र ले सकते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो जैव विविधता होती है। फिर कहा गया कि जैव विविधता की क्षति के 4 प्रमुख कारण लिखिए। तो वनों की कटाई, वनों की कटाई से जैव विविधता हो रही है। सह विलुप्तता से, सह विलुप्तता से जैव विविधता की क्षति हो रही है। और ऐसे ही आप बता सकते हैं आवासीय क्षति, उनके आवास नहीं रह गए हैं, इससे जैव विविधता की क्षति हो रही है। तो ये पूरी जानकारी हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर देखिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आभासी और अनिषेक जनित फल क्या हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देकर लिखिए। देखिए, तो आभासी फल क्या होते हैं। आभासी फल ऐसे फल जिनका विकास पुष्प के अंडाशय से ना होकर किसी अन्य भाग से होता है। अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, उन्हें आभासी फल कहते हैं। यानी जब पुष्प में अंडाशय से फल बनता है तो वो आभासी फल नहीं, सत्य फल कहलाता है। अंडाशय से अगर फल बना है तो वो सत्य फल होगा, लेकिन अगर अंडाशय से नहीं बना है, पुष्प के किसी अन्य भाग से बना है, तो उसे ही आभासी फल या असत्य फल या कूट फल कहा जाता है। यानी जब फल का विकास पुष्प के अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, तो उसे ही आभासी फल कहा जाता है। एक उदाहरण कहा गया है, एक एक उदाहरण दीजिए। तो आभासी फल का उदाहरण आप सेब बता दीजिए। अब अनिषेक जनित फल कहा गया है, तो अनिषेक जनित ऐसे फल जो बिना निषेचन से बन जाते हैं,
बिना निषेचन से बने फल अनिषेक जनित फल कहलाते हैं। कि अनिषेक जनित फल कहा गया है, तो अनिषेक जनित फल क्या होते हैं कि बिना निषेचन के अंडे से भ्रूण बन जाए। बिना निषेचन के अंडे से भ्रूण बनने की क्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। जैसे धतूरा है और आलू है आदि में अनिषेक जनन द्वारा फल बन जाते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। तो वाहित मल क्या होता है? तो वाहित मल क्या है? देखिए, नगरों से बहकर आने वाले जल में जब अपशिष्ट पदार्थ मिल जाता है, अपशिष्ट पदार्थों में जैसे मल है, कूड़ा करकट है, अन्य ठोस पदार्थ हैं, ये सब मिल जाते हैं नगरों से बहकर आने वाले जल में, तो उसे ही वाहित मल कहा जाता है। तो इसका उपचार विशेष विधियों के द्वारा किया जाता है। उनमें जैसे सूक्ष्म जीवों को प्रवाहित किया जाता है, फिर रासायनिक उपचार किया जाता है। इन सब के द्वारा वो जल शुद्ध हो जाता है और ठोस जो उसमें नीचे बसता है उसको खाद के रूप में यूज कर लेते हैं। तो वाहित मल उपचार, इस तरह से पूरी प्रक्रिया हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है, क्राई प्रोटीन क्या है? उस जीव का नाम बताइए जो इसे उत्पन्न करता है। मनुष्य ने अपने लाभ के लिए इस प्रोटीन का किस प्रकार उपयोग किया है? तो क्राई प्रोटीन क्या होता है? देखिए, जो क्राई प्रोटीन है वास्तव में एक मृदा में जीवाणु पाया जाता है। जो मृदा जीवाणु है बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जो जीवाणु होता है, ये बैसिलस थुरिंजिएसिस जीवाणु जो है, इसके प्लाज्मिड जो होता है, इसके प्लाज्मिड के एक जीन समूह पर एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनती है। एंडोटॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण होता है। एक प्लाज्मिड का जीन समूह क्या करता है? एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनाता है। और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जीवाणु के स्पोरों में एकत्रित रहती है। इसे क्राई प्रोटीन कहा जाता है, क्राई प्रोटीन। और यह प्रोटीन कीटों के लार्वा को खत्म करती है, उनको मार देती है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ये प्रोटीन जिस जीन से बन रही थी उस जीन को निकाल लिया और उस जीन को निकाल करके फसलों में डाल दिया। अब जिस फसल में डाल दिया वो फसल कीटों के प्रति प्रतिरोधी हो गई, उसमें कीट नहीं लगते हैं। इस प्रकार से मनुष्य विभिन्न प्रकार की फसलें उगा रहा है और कीट नहीं लग रहे हैं। तो क्राई प्रोटीन क्या है? आपको बता दिया कि क्राई प्रोटीन क्या है। उस जीव का नाम बताइए जो इसे उत्पन्न करता है। तो बैसिलस थुरिंजिएसिस। मनुष्य ने अपने लाभ के लिए इस प्रोटीन का किस प्रकार उपयोग किया? मैंने आपको बताया कि फसलों में यूज करके बढ़िया से लाभ ले रहा है। कई प्रकार के कीट प्रतिरोधी, पीड़क प्रतिरोधी और ताप प्रतिरोधी, उष्मा प्रतिरोधी आदि विभिन्न प्रकार के कोहरा प्रतिरोधी फसलों का उत्पादन कर रहा है और लाभ ले रहा है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो को उपयुक्त उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। देखिए, ये कोर्स में नहीं हटा हुआ है, छद्मावरण भी कोर्स में नहीं हटा हुआ है। जो बायोपायरेसी है आपको बता देते हैं। जैसे ये एक कोई देश है, दूसरा देश ये है, इसमें कोई जैविक संसाधन पाए जा रहे हैं, जैविक संसाधन हैं या प्राकृतिक संसाधन हैं। तो इस देश ने क्या किया कि इस देश के जैविक संसाधनों को चुरा लिया या इसके जैविक संसाधनों का यूज कर लिया, प्रयोग कर लिया, उपयोग कर लिया, उपभोग कर लिया और इस देश को कोई भी सूचना नहीं दी, कुछ भी नहीं बताया इससे। तो बिना इसकी अनुमति के इस देश ने इसके जैविक संसाधनों का यूज कर लिया, उपयोग कर लिया, इसे ही बायोपायरेसी कहा जाता है। यानी जब एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का यूज कर लिया जाता है बिना उसको बताए, बिना उसकी अनुमति लिए, तो इसे ही बायोपायरेसी कहा जाता है। इस पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैक प्रचालक से आप क्या समझते हैं? इसे रेखा चित्रों की सहायता से समझाइए। देखिए, ये वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है, पारजीवी जंतु क्या है, इनका उत्पादन कैसे किया जाता है, मानव जाति के लिए इनकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। देखिए, जो पारजीवी जंतु हैं, इन्हें ट्रांसजेनिक जंतु कहा जाता है, ट्रांसजेनिक जंतु कहा जाता है। और ट्रांसजेनिक जंतु क्या होते हैं
कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बनाए जाते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बने जंतु ट्रांसजेनिक जंतु या पारजेनिक जंतु कहलाते हैं। यानी किन्हीं दो वांछित लक्षणों वाले डीएनए को जो अलग अलग जीव से प्राप्त किए गए हैं उनको जोड़कर एक नया डीएनए बनाया जाता है, उसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। तो ये डीएनए जिस जीव में डाला जाता है तो वो जीव ट्रांसजेनिक बन जाता है, तो उसे ही पारजेनिक जंतु कहा जाता है। इनका उत्पादन कैसे किया जाता है? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के माध्यम से किया जाता है। मानव जाति के लिए इनकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, अधिक उत्पादन क्षमता मिलती है, चाहे वो भैंस है तो अधिक दूध देती है, गाय है तो अधिक दूध देती है, बकरी है तो अधिक दूध देती है, मुर्गी है तो अधिक अंडे देती है। ऐसे ही बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। फिर अगला है, आम के पेड़ की शाखा पर एक आर्किड का पौधा उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच इस अंतर संबंध का वर्णन कीजिए। तो देखिए, आपको बता दें, इसमें सहभोजिता का संबंध है। कैसा संबंध है? इसमें सहभोजिता का संबंध होता है। और सहभोजिता में क्या होता है कि एक जीव को लाभ लेकिन दूसरे जीव को उससे कोई भी हानि नहीं होती है। तो इसमें क्या हुआ कि आर्किड को तो लाभ हो रहा है, आर्किड को लाभ मिल रहा है, लेकिन जो आम है, आम को ना तो हानि हो रही है ना ही लाभ मिल रहा है। यानी आम के पेड़ की शाखा पर एक आर्किड का पौधा उगा हुआ है। आप आर्किड और आम के पेड़ की इस संबंध का वर्णन कीजिए। तो सहभोजिता का संबंध है, और सहभोजिता में होता क्या है कि एक को लाभ लेकिन दूसरे को ना तो हानि होती है ना ही लाभ होता है। तो यहाँ पर क्या है, आर्किड को लाभ मिल रहा है लेकिन आम को ना तो हानि हो रही है ना ही लाभ मिल रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त आरेख की सहायता से सांभर तंत्र समिष्टि वृद्धि वक्र का वर्णन कीजिए। देखिए, आपको दिखाते हैं इस आंसर। ये पूरा क्वेश्चन है 2023 में एक सेट में आया भी हुआ है, हालांकि आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी आप इसका शॉर्ट ले लीजिए और इसी तरह से बिल्कुल कर लीजिएगा। इसका एक चित्र भी है जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसका भी शॉर्ट ले लीजिए। तो शॉर्ट लेकर के रख लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। ये इसी का चित्र है, तो ये भी शॉर्ट ले लीजिए। इतना आप बना लेंगे, बस आपको नंबर प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है। यहाँ से 5-5 नंबर के होते हैं। स्वच्छ एवं नामांकित चित्र की सहायता से एक प्रारूपीय आवृतबीजी बीजांड की संरचना तथा भ्रूणकोश के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। बीजांड की संरचना बनाना है और भ्रूणकोश के निर्माण की प्रक्रिया का। तो ये फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाइए, अभी जल्दी अपलोड किया है, पूरा जाकर देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। असंग जनन में क्या होता है कि जब अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो और संयुग्मन भी ना हो फिर भी नया जीव बन जाए तो उसे असंग जनन कहा जाता है। जबकि अनिषेक जनन में बिना निषेचन के ही अनिषेचित अंडे से भ्रूण बनने की क्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। रेड डाटा बुक ऐसी लिस्ट है जिसमें विलुप्त हो रहे जीवों के नाम रखे गए हैं। प्लेसेंटा क्या है? तो प्लेसेंटा इसे अपरा भी कहा जाता है। और अपरा वास्तव में क्या होती है कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण के विलाई गर्भाशय के साथ जब जुड़ते हैं तो उसी जोड़ को, उसी संबंध को अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। इन सब पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट, तैयार कर लीजिए। हमारे चैनल में बहुत ही इजी लैंग्वेज में अपलोडेड है, बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाया है। एक बार देखोगे तुरंत समझ में आ जाएगा, जाकर के देखिए। फिर अगला है, नामांकित चित्र की सहायता से हर से चेस के प्रयोग का वर्णन कीजिए। वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के बाद क्या निष्कर्ष निकाला। तो ये देखिए, ये वीडियो हम अभी जल्द ही लाने वाले हैं, पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन का, आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए सूक्ष्म जीवों के उपयोग किस प्रकार किया जाता है, इस पर विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसका हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है, प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। उपयुक्त उदाहरण सहित निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रतिरक्षा क्या है? तो रोगों से लड़ने की क्षमता ही प्रतिरक्षा होती है। रोगों से लड़ने की क्षमता। फिर सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा, सक्रिय और निष्क्रिय, ये दोनों अंतर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जरूर आएंगे। और हमारे चैनल में अपलोडेड है। आपको बता दें कि क्लास 12 के
टोटल लेक्चर हमारे चैनल में अपलोडेड है, फ्री में प्राप्त होंगे। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट से देखिए और प्रैक्टिकल सारे डाटा, सारे क्वेश्चन, सब कुछ अपलोडेड है। आप लोग जाकर के देखिए, समझ में आ जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।